बहोरन की बहू। कंवार की उमस भरी चिपचिपी गर्मी और उस पर तेज धूप काम वाली बाइयों से काम कराना भी हमें आफ लगता है। तो जरा उन गृहकार्य सहायिकाओं के बारे में तो सोचो जिन्हें कई बार हम इंसान नहीं मशीन समझ लेते हैं। पसीने की धार में पूरी तरह भीगी हुई मैं यही सोच रही थी। और मेरी सहायिका देवकी मेरे घरेलू कामों को फटाफट निपटाए जा रही थी। बर्तन धोकर करीने से लगाते हुए वो बड़ी गहरी सोच में डूबी लग रही थी। रोज सिंक पर बर्तन धोते हुए उसकी लगातार बातें करने की आदत से मैं कभी कभी झल्ला जाती थी और उसे थोड़ा चुप रहने की हिदायत देती थी। पर आज उसकी वही चुप्पी मुझे खल रही थी। क्या हुआ देवकी, आज बड़ी चुप है? मैंने कहा चौंक कर। उसने मेरी तरफ देखा। कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही ठीक है कहकर मैं अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद आदत से मजबूर देवकी से रहा नहीं गया। भाभी ऐसा क्यों होता है? उसने मुझे देखते हुए कहा। क्या मैंने जवाब दिया, ऐसा क्या हो गया जो तू इतना परेशान हो रही है? भाभी कल जब मैं काम करके गांव वापस जा रही थी तो हमारे गांव के मोड़ पर बहोरन की बहू से भेंट हुई। अच्छा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने कहा भाभी उसकी जचकी हुए 7 दिन हुए हैं। बस ऐसा कहकर देवकी फिर चुप हो गई। उसकी बातों में लगकर मेरा ध्यान भटका और चूल्हे पर रखा दूध उफन गया। अरे आज फिर दूध का नुकसान हो गया। देवकी की यही आदत है, रसोई में काम के दौरान कुछ न कुछ शगुफा छोड़कर फिर चुप हो जाती है और मेरे दिमाग में खलबली मच जाती कि भाई मुझे तो जानना ही है आखिर बात क्या है। आम लोगों में और कलम चलाने वालों में यही फर्क होता है कि हमको वो हर बात जाननी होती है। जिस बात से हमारी कलम को प्रसव पीड़ा होने लगे, बिना जाने काम नहीं चलना है। यही सोचकर मैंने दूध का नुकसान नजरअंदाज किया और देवकी की तरफ उत्सुकता से देखते हुए कहा, हाँ तो फिर जचकी हुई है तो क्या हुआ? वो ऐसे बन गई जैसे सुना ही न हो। देवकी की बच्ची, इसे पता है। मुझे पूरी बात सुने बिना चैन नहीं, पर थोड़ा सा बोल के रुक जाती है। जानबूझकर दिल ही दिल में उसे अच्छी तरह नवाजने के बाद फिर मैंने कहा चल ठीक है, आज छत साफ करके जाना। बस यहीं तीर लग गया, निशाने पर काम न करना पड़े इसलिए वो शुरू हो गई, जिससे मैं सुनने के चक्कर में छत साफ करवाना भूल जाऊं। कहने को अनपढ़ देवकी बड़े बड़े मनोविज्ञानी को मात करने का ज्ञान रखती है। उसे पता है किससे कब क्या और कितना बोलना है। यूं तो खूब बकबक करेगी, पर जहां मैंने उसकी बातों को सुनने का उत्साह दिखाया वो यूं ही नखरों पर उतर आती है। खैर, देवकी ने बोलना शुरू किया तो बिना रुके बोलती गई, भाभी बहोरन की बहू का बच्चा हुए अभी बस 1 सप्ताह हुआ है। कल दोपहर को जब मैं काम करके वापस गांव जा रही थी तो बहुत कड़ी धूप थी। मैं तो साइकिल में जाती हूँ, पर फिर भी धूप के कारण खूब बेचैनी हो रही थी। इतनी तेज धूप में बेचारी बहोरन की बहू एक हाथ में थैला और गोद में नवजात बच्चा लेकर पैदल आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रही है? उसने बताया कि मायके जा रही हूँ। भाभी, हमारे गांव से उसके मायके का गांव बहुत दूर है। वो कच्चे शरीर में इतनी दूर पैदल चल कर जा रही थी, साथ में इतना छोटा बच्चा भी था। इतनी तेज धूप थी भाभी, मेरे पास पैसा नहीं था, नहीं तो उसे दे देती कि वो ही रिक्शा में चल देती। कितनी दूर था उसका मायका? मैंने पूछा। भाभी बहुत दूर, उसका मायका पोटिया कला में है। तो हनोदा गांव से पोटिया कला लगभग 5 किलोमीटर दूर था। हनोदा में ही देवकी रहती है। मैंने कहा कि तू घर जाके पैसा दे देती ना? नहीं भाभी, मैं तो उससे गांव के बाहर मिली थी। गांव तक जाने में तो मुझे आधा घंटा लग जाता और फिर घर में भी अगर पैसा नहीं होता तो क्या करती, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका पैसा लेने पर। उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे पास 10 रुपया क्यों नहीं था उस दिन। क्यों देवकी उसका घरवाला क्यों नहीं छोड़ने गया उसे मायके, या उसके मायके से कोई क्यों नहीं आ गया उसे ले जाने? तब देवकी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल भर आया। गोवर्धन ग्राम हनोदा का एक छोटा किसान है जिसके 3 लड़के हैं। उसका बड़ा और छोटा लड़का तो ठीक है, पर बीच वाला लड़का बहिया है। छत्तीसगढ़ में बहिया मंदबुद्धि को कहते हैं। इसी का नाम बहोरन है। उसका ब्याह पोटिया कला की लड़की से हुआ है।
लड़की का एक बुरी माँ के सिवा कोई नहीं है, उसकी माँ भीख मांग के गुजारा करती है। लड़की बहुत सुंदर है, पोटियाकला में माँ भीख मांगने चली जाती पीछे से। मनचले उसकी झोपड़ी के चक्कर काटते जहाँ लड़की अकेली होती। बेचारी बुढ़िया उसका ब्याह करना चाहती थी, पर भिखारिन की बेटी को कौन ले जाता। ये भैया का बाप उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और बेचारी सुंदर लड़की इसकी बहू बन गई। भाभी उसकी उम्र भी बहुत कम है, 15 साल की होगी जब ब्याह हुआ। भिखारिन की बेटी है ऐसा बोल के ससुराल में सब तिरस्कार करते हैं। भाभी उसका जेठानी सारा काम उससे कराती है, देवर हमेशा उससे अलवा जलवा बोलते रहता है। बेचारी हमेशा जेठ और देवर से बचने की कोशिश करते रहती थी। सास है नहीं, ससुर दिन भर बाहर रहता और पति किसी काम का नहीं। जिस औरत का पति ही उसका साथ न दे भाभी उसे फिर दुनिया नोचती है, वही हाल है। भाभी गरीब की बीवी, सबकी भौजाई बहुत दुखी है। भाभी वो जेठानी उसे गालियां भी देती है और मारती भी है। कोई बचाने वाला नहीं है और जेठानी की मार और गाली तो सहन भी कर ले, पर देवर और जेठ की नज़र नहीं सहन होती है। दोनों उसकी ताक में रहते हैं। 16 साल की है और देखो माँ बन गई, अब कच्चे शरीर में काम कराएंगे तो गांव में बदनामी होगी, बैठा के खिलाना भारी पड़ रहा है। तो उसको भगा दिए कि जा अपनी माँ के घर, न रिक्शे का किराया दिए न छोड़ने गए। बेचारी देव की बहुत दुखी हो गई, मैं भी क्या करती। शाम को इनको बताने पर इन्होंने कुछ करने का आश्वासन दिया। पोटियाकला की आंगनबाड़ी में उसकी व्यवस्था करा के हम वापस आए। सरपंच से भी मिलकर उसकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सरपंच ने आश्वस्त किया कि गांव में कोई भी मनचला अब उसकी ओर आंख भी उठाकर देखेगा तो वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। ओपन स्कूल से पढ़ने के लिए उसे प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो स्वयं को और अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सके। गोवर्धन भी इस काम में अपनी बहू का साथ दे रहा है। अंत भला तो सब भला, किसी की समस्या को सुनकर उस पर कलम चलाकर कहानी बना देना तो बहुत आसान है, पर उस समस्या को सुलझाने में कुछ सहयोग करो तो जो तसल्ली मिलती है उसका सुख अवर्णनीय है।